वो कौन सा पल होता है जब एक पूरा देश एक साथ जाग उठता है? वो पल जब आज़ादी की लड़ाई सिर्फ कुछ नेताओं की बात नहीं रहती, बल्कि करोड़ों लोगों की अपनी कहानी बन जाती है। तो सवाल ये है कि आखिर वो चिंगारी थी क्या जिसने पूरे देश में एक आग सी लगा दी? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे बस एक विचार ने भारत के इतिहास की पूरी दिशा ही बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के दौर से। समझिए कि भारत उस वक्त एक ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा था जिसे बस एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था। देखिए, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो लोगों को लगा कि चलो अब मुश्किलें कम होंगी, पर हुआ ठीक इसका उल्टा। अंग्रेजों ने अपना रक्षा खर्च पूरा करने के लिए आम लोगों पर भारी टैक्स ला दिए। कीमतें तो जैसे आसमान छू रही थीं। और तो और गांव से नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा था। ऊपर से फसलें भी खराब हो गईं, जिससे खाने की जबरदस्त कमी हो गई। मतलब चारों तरफ बस गुस्सा और बेचैनी का माहौल था। और जब लग रहा था कि इससे बुरा क्या होगा, तभी एक और तबाही आ गई, अकाल और इन्फ्लुएंजा महामारी। इसने देश में करीब करीब 1.25 करोड़ जानें ले ली। लोगों की उम्मीदें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। उन्हें लगा था कि युद्ध के बाद राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जानते हैं, इसी घोर निराशा के माहौल में एक नए नेता और एक बिल्कुल नए विचार का आगमन होता है। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जनवरी 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं और वो अकेले नहीं आते, अपने साथ संघर्ष का एक बिल्कुल नया तरीका लेकर आते हैं। ये तरीका था सत्याग्रह। अब सत्याग्रह का जो मूल विचार है वो बहुत ही सरल है। इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी का मानना था कि अगर आपका मकसद सच्चा है, अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको जालिम से लड़ने के लिए शारीरिक ताकत की कोई जरूरत नहीं है। गांधी जी ने खुद इससे क्या कहा था? उन्होंने कहा, यह शारीरिक बल नहीं बल्कि शुद्ध आत्मबल है। मतलब हिंसा की जगह अहिंसा, नफरत की जगह सत्य और प्रेम की शक्ति। इसका मकसद दुश्मन को हराना नहीं था, नहीं, बल्कि उसकी अंतरात्मा को जगाकर उसका दिल जीतना था। और हां, यह सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं था। गांधी जी ने भारत आते ही इसे आजमाना शुरू कर दिया। 1917 में चंपारण के किसानों के लिए, फिर खेड़ा के किसानों के लिए और 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। इन शुरुआती सफलताओं ने यह साफ कर दिया कि सत्याग्रह वाकई एक बहुत शक्तिशाली हथियार था। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, क्योंकि इन छोटी छोटी जीतों ने ब्रिटिश हुकूमत के कान खड़े कर दिए थे। तो इन सफलताओं से उत्साहित होकर गांधी जी ने अब एक राष्ट्रव्यापी, मतलब पूरे देश में एक आंदोलन की योजना बनाई। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार भी इस नई चुनौती को किसी भी कीमत पर कुचलने के लिए पूरी तैयार बैठी थी। और उन्होंने क्या किया? 1919 में ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आई, रॉलेट एक्ट। ये एक बेहद ही दमनकारी कानून था। सोचिए, इस कानून ने सरकार को यह ताकत दे दी कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। ये तो सीधे सीधे लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला था। जाहिर है, इस कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा भड़क गया। कई शहरों में हड़तालें हुई, जुलूस निकाले गए। सरकार ने भी तय कर लिया कि इस आंदोलन को सख्ती से कुचला जाएगा। अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मतलब पूरे शहर का कंट्रोल सेना को दे दिया गया और इसकी कमान सौंपी गई जनरल डायर को। और फिर आया 13 अप्रैल 1919 का वो काला दिन। बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग बिल्कुल शांति से एक मेले के लिए जमा हुए थे। तभी जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचता है। बाग से बाहर निकलने का जो एक ही रास्ता था उसे बंद करवाता है और फिर उस निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का हुक्म दे देता है। सैकड़ों लोग मारे गए। और जब बाद में डायर से इस बारे में पूछा गया तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा कि उसका मकसद तो सत्याग्रहियों के मन में दहशत और खौफ की भावना पैदा करना था। बस इसी एक बयान ने, इसी एक घटना ने ब्रिटिश राज के क्रूर चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। जलियांवाला बाग, इस हत्याकांड ने आजादी की लड़ाई को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। गांधी जी को भी एहसास हो चुका था कि अब छोटे मोटे आंदोलनों से काम नहीं चलेगा। अब जरूरत थी एक और भी बड़े और भी ज्यादा संगठित आंदोलन की। और यहीं से जन्म हुआ असहयोग आंदोलन के विचार का। गांधी जी का तर्क बड़ा सीधा और दमदार था।
जैसा उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में लिखा भी था कि भारत में ब्रिटिश शासन इसलिए टिका है क्योंकि हम भारतीय ही उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। जिस दिन भारतीयों ने सहयोग करना बंद कर दिया, ये शासन 1 साल के अंदर अंदर ढह जाएगा। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक पूरी सोची समझी रणनीति थी जिसे स्टेप बाय स्टेप लागू करना था। प्लान ये था कि धीरे धीरे ब्रिटिश सिस्टम से भारतीय सहयोग को वापस खींच लिया जाए। पहला कदम सरकारी पदवियां लौटाना, फिर सरकारी नौकरियों, स्कूलों, अदालतों का बहिष्कार और आखिर में विदेशी सामानों का बहिष्कार। लक्ष्य बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश प्रशासन की नींव को ही हिला देना। तो जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो इसने जैसे पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात हुई। स्वराज के इस नारे को अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से समझा। पहले शहरों की बात करते हैं। यहाँ आंदोलन की कमान थी मध्यम वर्ग के हाथ में। हजारों छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी और सबसे बड़ा असर पड़ा विदेशी सामानों के बहिष्कार का। इसका आर्थिक असर जबरदस्त था। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी, शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 1 साल के अंदर विदेशी कपड़ों का जो इंपोर्ट था वो 102 करोड़ रुपए से घटकर सीधा 57 करोड़ पर आ गया। ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर एक बहुत सीधी और बहुत सफल चोट थी। लेकिन कहानी तब पूरी तरह बदल जाती है जब ये आंदोलन शहरों से निकलकर देहात यानी गांव में फैलता है, क्योंकि यहां स्वराज का मतलब कुछ और ही था। अवध के किसानों को लीजिए, उनके लिए असली दुश्मन अंग्रेज नहीं बल्कि वो जालिम जमींदार थे जो उनसे भारी भरकम लगान वसूलते थे। तो उनके लिए स्वराज का मतलब था इन जमींदारों से मुक्ति, लगान माफ हो जाना और अपनी जमीन पर अपना हक मिलना। इसलिए जब उन्होंने गांधी जी का नाम सुना तो उन्हें लगा कि अब गांधी राज आ गया है, अब कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा और जमीन सब में बराबर बढ़ जाएगी। मतलब देखिए, शहरों में जहां स्वराज एक राजनीतिक आदर्श था, वहीं गांव के गरीब किसान के लिए ये उसकी रोज की रोटी और इज्जत की लड़ाई थी। आंदोलन एक, नारा एक, पर मतलब और उम्मीदें बिल्कुल अलग। और यही बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। यह आंदोलन यकीनन भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इसने पहली बार करोड़ों लोगों को एक साथ खड़ा किया, लेकिन इसने यह भी दिखाया कि एक राष्ट्र बनाना कितना मुश्किल काम है। एक ऐसा राष्ट्र जहां आजादी जैसे एक शब्द का मतलब भी हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है।